नमस्कार विद्यार्थियों, नवनिर्माण भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ भाग 1 की सभी चतुष्पदियाँ आपकी समझ में आई होंगी। कवि का जीवन देखें। उस जनपद का कवि हूं जो भूखा दूखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता। कवि त्रिलोचन जी का जीवन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। वे एक साधारण से गांव से पढ़ने के लिए जब जाते थे तैरकर, और किताबें न होने के कारण किस प्रकार से लिख लिख कर किताबें याद करते थे। मैंने देखा कि किताबें खरीद नहीं सकता, तो किताबों की प्रतिलिपि तैयार की और किताबों के साइज का ही कागज वो करके और उसको उसकी सिलाई स्वयं की बाद में अब बांध लिया। तो मैं अपनी लिखी हुई किताबें पढ़ता था। मास्टर ने एक बार मांगा कि किताब लाओ, तो मैंने हाथ से किताब दे दिया और पेज जहाँ था मूल किताब में वही पेज का नंबर था। मैं जब पहले दिन गया था तो मुझसे पूछा गया कि कोई पाठ पढ़ के आए हो। मैंने कहा कि मैंने पूरी किताब लिख डाली है। अब किताब में पूरी किताब में कहीं से पूछिए, मैं बताऊंगा। शुरू होना था जी उसी दिन। तो उन्होंने कहा कितने पाठ हैं, मैंने संख्या बता दी। फिर पूछा और उन पाठों के नाम क्या हैं, संख्या तो बता दी तुमने जी। तो मैंने नाम बताए। इस तरह से, क्योंकि लिखने में तो एकदम हो गया। याद कोई करना चाहे तो लिखने पर आए, लिखने का अभ्यास करे, याद होगा। और या रटने की अपेक्षा बार बार लिखिए, और उस लिखे को रख सकते हैं तो रखिए। रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटने से जी ध्यान से उधर से हटेगा और मेहनत तो पड़ती है। बार बार वो बात कहने पर वो ध्यान से निकल जाएगी। इसलिए रटना नहीं चाहिए और याद रहेगा। लिखकर पढ़ने का विद्यार्थियों के लिए उनकी प्रेरणा अत्यंत रोचक है। आइए देखते हैं अगली चतुष्पदी। पढ़ते हैं अपनी 6वीं चतुष्पदी। और इसके पहले जो चतुष्पदियाँ आपने पढ़ी थी उसके बारे में आपने समझा होगा। कवि ने पहले में कहा कि हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन का सम्मान करना चाहिए, और फिर वे दूसरे में कहते हैं कि प्रकृति का और मनुष्य का अद्भुत नाता है, हम इसे तोड़ नहीं सकते, संस्कारों से हमें जुड़ा रहना चाहिए। उसके बाद वे राह के संकटों का मुकाबला करने की बात कहते हैं, उसका सामना करने की बात कहते हैं, और फिर कहते हैं कि जो शक्ति जो बल हमें मिला है वह किसी निर्बल पर को सताने के लिए नहीं बल्कि उसका सहारा बनने के लिए मिला है। अब हम बढ़ते हैं अपनी 6वीं चतुष्पदी की ओर। तो पहले पढ़ें। जिनको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि बताते हैं कि जो लोग अपना लक्ष्य जानते हैं, जिनके मंजिल निश्चित करने की क्षमता जिनमें होती है, वे उस पर चलने के लिए स्वस्फूर्त प्रेरणा पा जाते हैं। अर्थात जीवन में सपना होना चाहिए। यदि सपना देखना जानते हैं तो आप उसे पूरा करने की प्रेरणा खुद प्राप्त कर लेंगे। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को एक लक्ष्य निश्चित कर आगे बढ़ना चाहिए और उसमें पूरी निष्ठा पूरी परिश्रम लगा देनी चाहिए। जब एक बार मंजिल का पता रहता है तो जीवन में एक दिशा मिल जाती है। फिर लाख मुश्किलें क्यों ना आए, हम उसका मुकाबला कर ही लेते हैं। आने वाले संकटों से संघर्ष करने की शक्ति मन में जागृत हो जाती है, और जो संघर्ष करता है उसे सफलता अर्थात सिद्धि जरूर मिलती है, और वह अपने जीवन में एक ऊंचा मुकाम प्राप्त करता है, शिखर
तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि ऐसा गुण आने से जो सपना देखना जानते हैं और सपने निश्चित करते हैं, मंजिल निश्चित करते हैं, ऐसे सामान्य व्यक्ति भी हों तो उनमें ऐसी क्षमता आ जाती है कि वे अपने कार्यों से इतिहास रच देते हैं। तो कवि विश्वास बढ़ाने की बात कहते हैं। हमने वैसे तो भारत के इतिहास में पग पग पर महापुरुषों का उदाहरण है जो हमारे जीवन को प्रेरणा देता रहता है। मदर टेरेसा हो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, महात्मा फुले हो, तमाम लोगों के नाम, बुद्ध से लेकर आधुनिक भारत तक कई ऐसे महापुरुष हुए हैं। हम केवल कुछ उदाहरण लेते हैं। शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही हम जो है गर्व से फूले नहीं समाते। तो बच्चों, आप जानते हैं कि उनके जीवन का एक लक्ष्य था। उन्होंने निश्चय किया था कि मुझे अपने समाज को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके एक ऐसे समाज की रचना करनी है जहाँ पर यहाँ के लोग, भारत भूमि के लोग सम्मान से जी सके। और उन्होंने जिंदगी भर उस सपने को की पूर्ति में अपना पूरा जीवन लगा दिया और उसी को पूरा करने के लिए ध्येय रखा। तो यही बात होती है कि जो लोग अपने लक्ष्य को जानते हैं वे उसे पूरा करने के मार्ग ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब का नाम हम सभी बड़े आदर से लेते हैं। उन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा था जहाँ पर हर एक को सम्मान मिले, और इस सपने की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन भी लगाया। और वे विदेश से पढ़कर आने के बाद भारत के नवनिर्माण का ऐसा कार्य करते हैं, ऐसी योजना करते हैं कि संविधान में एक एक मुद्दे ऐसे ही रखे जिससे आधुनिक भारत की निर्मित हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लोग जिनका लक्ष्य निश्चित है वे लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्रेरित होते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसे एक न एक दिन प्राप्त कर जरूर रहते हैं। तो सामान्य मनुष्य को कुछ नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक सपना देखना चाहिए और बड़े हौसले से उस सपने को पूरा करना चाहिए। शायर इकबाल ने बड़ी क्या खूब कहा है कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो विद्यार्थियों को अपने जीवन में पहले लक्ष्य निर्धारित कर बड़े हौसलों से आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हमारे छठवें चतुष्पदी को प्रीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि जीवन में भाईचारा और प्रेम को महत्वपूर्ण मानते हुए कहते हैं कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। विद्यार्थियों, आप तो जानते हैं कवि प्रगतिशील हैं और इसीलिए वे समाज में समानता और मानवता चाहते हैं। और मानवता लाने के लिए कवि का कहना है कि पहले हम समाज को सुस्थापित करना चाहते हैं तो समान दृष्टि विकसित करनी होगी। कवि कहते हैं कि हमें मानवता लाने के लिए सभी को आदरपूर्वक देखना होगा, सभी को स्वयं प्रीति की राह पर चलना होगा, अर्थात दूसरों के प्रति भाईचारे का भाव रखना होगा, और तभी समाज से अन्याय, अत्याचार और विषमता दूर होगी। यदि हम स्वयं आदर चाहते हैं, अपना आदर चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों का भी सम्मान करें, आदर करें। इसीलिए कवि ने कहा है कि वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, कि सम्मान पाने का अधिकार सभी का है। इसीलिए प्रेम गीत गाते हुए हमें सदाचार की राह पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। कवि हमें नीति की राह पर चलने के लिए कहते हैं, जिसका अर्थ ही है कि नैतिकता पर चलें, विवेक से कार्य करें। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि किसी का हृदय दुखे। इस प्रकार से इस कविता में प्रीति,
नीति और गीति शब्द कहकर कवि ने बताया है कि इसका हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। मैंने बताया कि हमें प्रीति नीति गीति को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। निदा फाजली की ये शायरी भी इसी का इशारा करती है। वे कहते हैं, सबको आता नहीं दुनिया को सताकर जीना, सबको आता नहीं दुनिया को सताकर जीना, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है मोहब्बत की ज़बां से सुनिए। अर्थात हमें दूसरों का आदर करना चाहिए। ये हर एक का स्वभाव नहीं है कि दूसरों को प्रताड़ित करे, उसे सताए, उसे परेशान करे। यदि हम सच्चे जीवन का स्वाद चखना चाहते हैं तो मोहब्बत करके देखें, एक दूसरे का आदर करके देखें। विद्यार्थियों, हमारी 7वीं चतुष्पदी है मनुष्य, स्त्री और पुरुष की समानता के बारे में। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। विद्यार्थियों, कवि कहना चाहते हैं कि कवि स्वयं प्रगतिशील हैं। वे कहना चाहते हैं कि यदि हमें भारत का नवनिर्माण करना होगा तो स्त्री पुरुष समानता लानी होगी। स्त्री और पुरुष दोनों को ही, नर नारी दोनों को ही समाज के बाधाओं का साथ साथ सामना करना होगा। यदि हम मनुष्य में समाज को बदलना चाहते हैं और नए भारत को देखना चाहते हैं तो उसमें अकेले पुरुष काम कर समाज का निर्माण नहीं कर पाएगा। स्त्रियों को भी कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और इसी तभी नवनिर्माण होगा। इस चतुष्पदी में कवि ने स्त्री पुरुष समानता की बात कही है। साथ निकलकर बाहर स्त्रियां कष्टों का सामना करती हैं, चुनौतियों का सामना उसी प्रकार करती हैं जैसे पुरुष करता है और तभी परिवार और समाज साथ साथ मिलकर आगे बढ़ सकता है। तो यदि हम चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े तो दोनों को ही साथी और सहचर बनकर आगे चलना होगा। और कवि ने, जैसे हमने कहा था कि प्रगतिवादी कवि हैं, एक सशक्त समाज के लिए स्त्री और पुरुष समानता को अनिवार्य मानते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री को वस्तु के रूप में ना देखें, व्यक्ति के रूप में देखें, उसका आदर करें। तो बच्चों, यहाँ हमें यह सोच लेना चाहिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या सचमुच स्त्रियां सुरक्षित हैं। हम उन्हें समानता का अधिकार देने की बात तो कहते हैं, पर सच्चाई यह है कि बाहर निकलते ही स्त्रियां असुरक्षा से घिर जाती हैं। आदर्श समाज की रचना तब होगी जब उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बदलेगा। सशक्त समाज की निर्मिति के लिए यदि स्त्री और पुरुष साथ साथ काम करेंगे तभी वे सच्चे रूप से सभी संकटों का सामना कर सकते हैं। पर साथ साथ काम करने की शर्त यह भी होनी चाहिए कि स्त्रियों को पुरुष के समान ही आज़ादी भी मिले और सुरक्षा भी मिले। बढ़ते हैं हम अपने 8वीं चतुष्पदी की ओर। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। यहाँ पर कवि यथार्थवादी हैं और वे कहते हैं कि वर्तमान समय में अत्यंत भयावह परिस्थितियां हैं। कोरोना के कारण हम देखते हैं कि जो जीवन हम अभी जी रहे हैं यह हम बहुत ही प्रभावित हुआ है और बार बार हम याद करते हैं कि हमारा पूर्व जीवन कितना अच्छा था। यह हमारी सकारात्मक सोच है। पर कुछ लोग जो होते हैं वे अपने कष्टों को याद करते करते वर्तमान को
पूरी तरह से चौपट कर देते हैं। वस्तुतः मनुष्य वर्तमान में जीता ही नहीं, या तो वह अतीत की यादों में डूबा रहता है या भविष्य की चिंता उसे सताती रहती है, और इसी कारण उसका वर्तमान हाथ से निकल जाता है। कवि कहते हैं कि वर्तमान के संकटों को देखकर, भयावहता को देखकर हमें अतीत की याद आती है, और वह याद आना स्वाभाविक भी है। किंतु कवि कहते हैं कि हमें अपने मन में यह विचार रखनी है कि मेरा पूर्व काल अच्छा था, उसमें मिले हुए मित्र दोस्त अच्छे थे, और अब हमें आशावादी होना होगा कि मेरा आने वाला समय भी अच्छा होगा। और इस प्रकार से बीता कल अच्छा था, और यह सोचकर हमारा आज भी अच्छा जाएगा, और आज हम सक्रिय होंगे तो भविष्य भी अपने आप संवर जाएगा। आज को संवारेंगे तो कल संवरेगा, इस बात का कवि हमें संदेश देते हैं। तो इस प्रकार से कालों की तुलनात्मक विवेचन कर कवि को हमें वर्तमान समय में जीने की सलाह देना अत्यंत रोचक है। अब अंत में हम स्वाध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार से हमें अभिव्यक्ति और आकलन तथा शब्द संपदा जो परीक्षा में आएंगे उनकी तैयारी करनी है। अभिव्यक्ति में देखिए, पहला, समाज के नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। तो विद्यार्थियों, आप स्वतंत्र हैं अपने विचार देने के लिए। आप चाहे तो यह बता सकते हैं कि सचमुच स्त्रियां बहुत अच्छी तरीके से पुरुषों का साथ देती हैं और सुंदर समाज रच रही हैं। आप चाहे तो यह भी विचार दे सकते हैं कि वे उन्हें उनके बिना पुरुष आगे नहीं बढ़ सकता, और आधुनिक भारत का निर्माण नहीं हो सकता, और जो है उसके प्रति समाज का रवैया किस प्रकार बदलना चाहिए। हमारी दूसरी जो दूसरा अभिव्यक्ति का सवाल है, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो कवि ने यहाँ पर यही बताया है कि जो अपने संस्कारों से जुड़ते हैं, जीवन की ऊंचाइयों को वही नापते हैं। तो आप किसी महापुरुष का उदाहरण दे सकते हैं जो कि बेहद साधारण तो दिखते हैं, किंतु सादा जीवन जीकर बड़े ऊंचे विचारधारा रखते हैं। तो यह आप पर है, आप क्या लिखना चाहते हैं, किंतु आपकी अपनी विचारधारा होना जरूरी है। आकलन में किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। पहला देखिए, जिसे मंजिल का पता रहता है तो दो विकल्प होंगे, वहां आपको लिखना है। पहले में पथ का संकट वह सहता है, और दूसरा अपना इतिहास कहता है। संक्षिप्त में लिखना चाहिए विद्यार्थियों ने। दूसरा प्रश्न है इसमें, कभी इस राह पर आने की सलाह देते हैं। तो आप अपने खाके में लिखिए कि प्रीति या गीति या नीति। शब्द संपदा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, जैसे उपसर्ग युक्त शब्द बनाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो नीति जो है, नीति में उपसर्ग लगाकर हमें नया शब्द बनाना है और उसका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो नीति में अनीति, और वाक्य प्रयोग करें, हमें अनीति से बचना चाहिए। बल का निर्बल, तो निर्बलों की सहायता करें। वचन बदले में यदि एक वचन है तो बहुवचन, बहुवचन का एक वचन करें। नारी का नारियां और कांटा का कांटे। उसी प्रकार से आगे शब्द युग्म पहचान कर लिखना होता है बच्चों। तो आप देखेंगे शब्द युग्मों के बीच में हाइफन लगा होता है। हाइफन अर्थात योजक चिन्ह नर नारी भाई बहन धरती आकाश जैसे शब्दों में लगता है। तो इस प्रकार से स्त्री पुरुष माता पिता इत्यादि में लगा है। लिंग पहचाने, तो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखें, यदि शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखें। जैसे नारी है तो स्त्रीलिंग है, ताज है तो पुल्लिंग। लिंग बदलना हो तो हमें स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है, और पुल्लिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग करना है। यहाँ पर जैसे देखें लिंग बदलना है तो सहचर का सहचरी,
और मीत का महिला मीत। इस प्रकार से हमें स्वाध्याय करना है। विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए मैंने अभिव्यक्ति का एक उदाहरण लिख दिया है, किंतु यह आप अपने विचारधारा से अलग भी लिख सकते हैं। पहला जो है, समाज का नव निर्माण नर नारी के सहयोग से ही संभव है। तो पहले बताइए कि यहाँ कवि के बारे में ज़्यादा नहीं कहना है। शुरुआत में कह सकते हैं कि कवि त्रिलोचन जी आधुनिक विचारधारा के कवि हैं और उन्होंने स्त्री पुरुष का पक्ष लिया है, किंतु मेरे विचार से तो हम समाज में स्त्रियों को समान दर्जा देने की बात कहते हैं, किंतु उस तरीके से समान दर्जा दिए नहीं हैं। और कवि और यहाँ पर हमें यह बात मान लेना होगा कि आधुनिक भारत में पुरुष और स्त्री दोनों को साथ साथ आगे बढ़ना होगा, साथ साथ संघर्ष करना होगा। और किंतु हम भारत में देखते हैं कि करनी और कथनी में अंतर है। यहाँ पर केवल नाम मात्र की स्त्रियां आज़ाद जीवन जीती हैं, किंतु मध्यम वर्ग की स्थिति आज भी विचित्र है। भला असुरक्षित जीवन देकर हम कैसे भारत का नवनिर्माण कर सकते हैं? तो पहले यदि हम चाहते हैं कि नवनिर्मिति करनी है तो समाज की नवनिर्मिति करें, दृष्टिकोण बदलें। आज भी असुरक्षित माहौल है, शोषण है, अत्याचार है, अन्याय है। इस प्रकार से सब एक वर्ग की उपेक्षा कर हम भारत का नवनिर्माण नहीं कर सकते। पहले हमें समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता की स्थापना करनी होगी और तब मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करना होगा, तब जाकर नया समाज बनेगा। स्त्री पुरुष को एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए तथा समाज को स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। तो इस तरीके से कवि कहते हैं कि समाज का नवनिर्माण नर और नारी के सहयोग से ही होगा। यदि पुरुष आज़ाद है और वह आगे बढ़कर सारे कार्य करता है और स्त्रियां घर में हैं और वे मर्यादा में ही रह जाती हैं, तो सचमुच ये समाज के दो पहलू हैं, ये दो सिक्के हैं। बिना दोनों के साथ साथ चले ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अंत में मुद्दों के आधार पर कविता का रसास्वादन करने के लिए परीक्षा में आता है। आपके पाठ्यपुस्तक में अंतिम पृष्ठ 110 पर विभिन्न मुद्दे दिए गए हैं, जिसके आधार पर आपको रसास्वादन करना है। चूँकि यह 6 अंकों का है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बड़े ध्यान से इसे लिखना होगा। किताब में भले ही 8 मुद्दे दिए हैं, किंतु पद के या कविता के अनुसार आपको विभिन्न मुद्दों का चुनाव करना है। तो जो मुद्दे होंगे उसमें से पहले शीर्षक लिखें और किस विधा में है ये लिखें, और उनके लिए जो अंक है ये मैंने आगे लिख दिया है कि प्रस्तुत रचना चतुष्पदी विधा में है, जिसका शीर्षक नवनिर्माण है। रचनाकार का नाम लिखना है, यदि रचनाकार नहीं कोई है तो ना लिखें नाम। और केंद्रीय कल्पना और प्रेरणा या संदेश लिखें, इसके लिए 2 अंक मिले हैं। केंद्रीय कल्पना लिखने की सहायता आपको किताब के प्रस्तावना में ही, कविता की प्रस्तावना में प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ कवि ने मनुष्य को आशावादी दृष्टि का संदेश दिया है और संघर्ष को जीवन में अटल मानकर निरंतर प्रयास से जीवन के अंधेरों को दूर करने या अन्याय, अत्याचार एवं विषमता का नाश करते हुए समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं मानवता स्थापित करने की बात कही है और इस प्रकार से नवनिर्माण करने की बात कही है। रस या अलंकार बताना चाहिए, तो इसमें हमें कहीं कहीं इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे इस पंक्ति में बल नहीं होता सताने के लिए, तो उदाहरण देकर लिख सकते हैं कि यहाँ कवि कहते हैं कि उत्साह और उमंग की निष्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ कुछ वीर रस की अनुभूति होती है। पसंद की पंक्तियाँ आप अपने हिसाब से 1 या 2 पंक्तियाँ लिख सकते हैं, जिस प्रकार से
कविता की पंक्तियाँ कितनी बड़ी हैं उसके अनुसार आपको इसका चयन करना चाहिए। तो मैंने यहाँ एक लिखा है, आप यहाँ 2 पंक्तियों को शामिल कर सकते हैं। तो आप क्योंकि पंक्तियों का जो है पसंद की पंक्तियाँ बताइए, उसके लिए 1 अंक है, और फिर पसंद आने का कारण बताइए, उसका प्रभाव बताइए। तो इसमें कारण आपके अपने विचारधारा से आप लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि कवि की बात ही लिखें। तो जैसे ये बताएं कि आपके कवि ने यहाँ कहा है कि स्त्री पुरुष समानता बहुत ज़रूरी है, केवल यह बातें ही नहीं हो, वास्तविकता में यह समाज में अभ्यास में हो, और जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों बराबर अधिकार और सम्मान जहाँ मिला है, वहाँ समाज में प्रगति देखी जाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों संगी हैं, साथी हैं, सुख में भी और दुख में भी। सच है, भारत के नवनिर्माण में स्त्री पुरुष की समानता पहली शर्त है। और इस तरीके से जो है इन पंक्तियों में समानता की बातों की पुष्टि होने के कारण यह मुझे अत्यंत प्रिय है। और अंत में आप इसमें जो है और भी कोई पंक्ति जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी चतुष्पदियों के अर्थ समझ में आए होंगे। आप पढ़िएगा और अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।